तालियां बजाने के बाद में थोड़ा फ्रेश हो जाए, और जितना फ्रेश मूड रहेगा और फ्रेश मूड में जितना आप लोग एक दूसरे को समझेंगे उसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिकली कुछ समझ सकते हैं। तो आए हैं बैठे हैं, जिसको भी टाइम नहीं करने का रहता है मजबूरी से बैठना नहीं है और यहाँ निकलने ये जो है एजुकेशन ट्रेनिंग आप लोग सोचेंगे कि हम लोग तो सब ऑलरेडी एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड, तो हम लोगों को एजुकेशन ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? ये एजुकेशन ट्रेनिंग की जरूरत इसलिए है कि ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी के आप सभी लोग जो मेंबर्स हैं, जो आप ओनर हैं, आपकी तरफ से जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है, वो मैनेजमेंट कमेटी आपके सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, बरोबर है? तो वो कैसे कामकाज करती है, आपने कैसे कामकाज करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कामकाज करने के लिए इस टाइप में उसके बारे में एक्ट में, बायलॉज में क्या प्रोविजंस है, उसके बारे में हम लोगों को आज तक, अभी तक आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल सिलेबस में किधर भी हाउसिंग सोसाइटी का नॉलेज हमको कैसे चलाना है, क्या करना है, इसके बारे में नहीं मिला है। और ये जो वर्ल्ड लेवल पे जागतिक सहकार संगठन है, तो जागतिक सहकार संगठन के अलग अलग राष्ट्रों के सदस्य है, वो तो सभी उनकी जब मीटिंग हुई तो उसमें ऐसा नजर में आया वो लोगों के सामने कि जिनके लिए ये कोऑपरेटिव मूवमेंट हम लोग चला रहे हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट के बारे में ऐसा कहते हैं कि कल्चर ऑफ कोऑपरेशन इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। ये सब लोगों की अगर भलाई करना है, वेलफेयर करना है, तो इनको अगर अपने अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेदारी क्या है, और हमारे बारे में हम जो एरिया में रहते हैं, जो एक्ट के अंदर हमारी सोसाइटी रजिस्टर हुई है, वो एक्ट में कौन सी प्रोविजंस है, उसके बारे में अगर डिटेल जानकारी नहीं है तो फिर ये सोसाइटी चलेगी कैसे? हमारा उद्देश्य ऑब्जेक्ट क्या है? सबका भला करना, वेलफेयर के लिए। तो ये वेलफेयर को हम साध्य नहीं कर सकते, इसके लिए ये एजुकेशन ट्रेनिंग है। फिर वो एजुकेशन ट्रेनिंग क्या हुआ, फिर वो जागतिक सहकार संगठन के माध्यम से जितने उनके सदस्य राष्ट्र थे, वो सभी राष्ट्रों ने अपने अपने एक्ट में, उनके राष्ट्र में, अपने कानून में उनके प्रोविजन की। अभी हमारे देश में अलग अलग स्टेट है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग एरिया है। समझो केरल की जो प्रॉब्लम्स है, वो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो महाराष्ट्र की नहीं है। समझो कश्मीर की अलग है, पंजाब की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो अलग अलग स्टेट को अपने कोऑपरेटिव एक्ट बनाने का अधिकार उनको दिया। तो उसी के अंदर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960 के अंदर अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है। महाराष्ट्र में जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो सभी रजिस्ट्रेशन ये एक्ट के अंदर होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना चाहिए, एक्ट में जो प्रोविजन किया, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस कहाँ से हमें मिलेगी? महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1960 पहले क्या बना, एक्ट बना 1960 में, फिर बाद में क्या हुआ, उसके रूल बदले। रूल में क्या है कि समझो हमें, अगर हम ये सोसाइटी में आए, हमने फ्लैट परचेज किया, हमें अगर मेंबर बनना है, मेंबर बनने के लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट में एक ये एप्लीकेशन वहाँ देना चाहिए, वो स्पेसिफिक फॉर्मेट है। रजिस्ट्रेशन सब करने के लिए हम जब भी प्रपोजल सबमिट करते हैं डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसके एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। समझो फर्स्ट मेंबर में अगर सेकंड मेंबर को अपना अधिकार कुछ समय के लिए देना है, इलेक्शन जैसे आप लोगों ने देखा होगा उस वक्त टेने फॉर्म, तो टेने फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, वो सब उसमें ये सब रूल में आता है। इसी के लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लेना ये एक्ट में प्रोविजन है, इसके आधार पर बायलॉ में प्रोविजन है, बराबर है। तो लेना ये जरूरी है, ठीक है। मैनेजमेंट कमेटी को भी लेना जरूरी है। मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स है उनको तो पर्सनली इसका एजुकेशन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। सोसाइटी का जो सर्टिफिकेट है वो सोसाइटी के नाम से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण आपके ऑडिट रिपोर्ट में पार्ट सी में ऑडिटर लिखता है कि आपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग लिया या नहीं, नहीं तो सभी मेंबर्स के लिए उसका आयोजन करो। अभी इसका जरूरी क्या है, इसकी जरूरी ये है कि जैसा कि कपिल साहब ने बार-बार कम से कम 5-10 बार पूछा कि ये भाई किसके लिए है, ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफिसर है। इसका जो चेक जाता है वो महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ के नाम से जाता है। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देने के लिए ओनली फॉर कोऑपरेटिव सेक्टर, तो ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, तो उनकी तरफ से अपने को सोसाइटी के नाम से सर्टिफिकेट मिलेगा।
मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स है उनके नाम से भी सर्टिफिकेट है, उनके नाम से भी सर्टिफिकेट मिल सकता है, बराबर है। अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग क्या देना है, एजुकेशन ट्रेनिंग में क्या है, पूरा जो एक्ट आता है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1000 रुपीज से ज्यादा कुछ नहीं होगा, ये तो इतना बड़ा बुक है, वो बुक कभी हम पढ़ेंगे, कम से कम वो नहीं पढ़ सकते तो इसके बारे में तो लोगों को नॉलेज दे दो, क्या दे दो, हाउसिंग सोसाइटी का कामकाज अलग है, कोऑपरेटिव बैंकिंग का कामकाज अलग है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का कामकाज अलग है। इसके लिए क्या किया, वो एक्ट में से स्पेसिफिकली हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसका एक पॉइंट निकाल के उसको हाउसिंग सोसाइटी का एक क्या बनाया, बायलॉज बनाया। अभी ये बायलॉज है, ये बायलॉज का बुक है, ये मराठी में चाहिए आप लोगों को, मराठी में मिल सकता है, इंग्लिश में चाहिए, ये इंग्लिश में भी मेरे पास इसकी कॉपी है, ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज, बराबर है। ये बुक्स आपको कहाँ मिलेगी, थाने में, थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फेडरेशन का ऑफिस है, उनके पास ये बायलॉज की कॉपी और हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जो भी सभी टाइप के रजिस्टर्स है, फॉर्म्स है, वो सब वहां मिलते हैं, बराबर है। अभी ये हाउसिंग सोसाइटी बायलॉज है, बायलॉज में क्या है, बायलॉज में टोटल कंप्लीट सभी पॉइंट्स आए हैं हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड, जैसे कि रजिस्ट्रेशन से समझो ये बिल्डिंग समझो लास्ट में पुरानी हो गई, बराबर है, 50-60 साल होने के बाद में पुरानी हो गई और उसके बाद में रीडेवलपमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन से रीडेवलपमेंट तक पूरे पॉइंट्स कवर किए हैं ये बायलॉज। बायलॉज के टोटल पॉइंट कितने हैं, 175 पॉइंट्स, कितने पॉइंट है टोटल, 175 पॉइंट्स। अभी 175 पॉइंट्स को कभी हम पढ़ेंगे, हमारे पास उतना समय नहीं है, कम से कम समय में आप आपका जो प्रॉब्लम हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड है और आपका प्रॉब्लम कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअली बायलॉज में क्या प्रोविजन है ये देखना जरूरी है, इसका स्टडी होना, उसका नॉलेज होना, इसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। बेसिकली उसके कुछ हमने पार्ट बनाए हैं, वो आप लोगों को के मतलब कम समय में आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्ट जो हमने बनाया वो क्या है, बेसिक नॉलेज, बायलॉज नंबर 1 to 6। ये 1 to 6 में क्या है, सब लोग ये बायलॉज पढ़ने के पहले अलग अलग वर्ड्स जो आते हैं लीगल, जो मीटिंग का नोटिस है, प्रमोटर किसे कहते हैं, चीफ प्रमोटर किसे कहते हैं, मेंबर किसे कहते हैं, इसके बारे में ये जो सभी डेफिनेशन, एक्ट क्या है, रूल क्या है, उसके डेफिनेशन और उसके मीनिंग, ये सभी आपको बायलॉज नंबर 3 में मिलेगा। बायलॉज नंबर 1 है, आपके सोसाइटी का बायलॉज नंबर 1 रहेगा, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, आपके सोसाइटी का नाम क्या है, विजय किरण है ना, तो विजय किरण नाम कैसे आया, कैसे आया ये नाम, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की तरफ से अप्रूव हो गया है ना विजय किरण नाम, बराबर है कि नहीं, तो विजय किरण अपने सोसाइटी का नाम है, तो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार की तरफ से जो आपको बायलॉज की कॉपी मिली ना, उसके ऊपर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस भी होगा, वो जो पुराना कॉपी है। अपना जो समझो सोसाइटी का ये वर्ड्स के बारे में, उसके डेफिनेशन मीनिंग्स के बारे में बायलॉज नंबर 3 में मैंने बोला थी जो है। 4 नंबर में क्या है, अपने सोसाइटी का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, एरिया ऑफ ऑपरेशन हमारा पूरा वागी एरिया तो नहीं है, थाना एरिया नहीं है, लेकिन वो जो हमारे सोसाइटी का एरिया उसमें जैसा मराठी में कहते हैं गट नंबर, सिटी सर्वे नंबर, वो एरिया नंबर, इतना बाई इतने का वो एरिया है, इस साइड में वो है, वेस्ट साइड में ये है, ये साइड में वो है, तो ये चतुष्सीमा के साथ में जो आता है वो 4 नंबर में आता है। हमारे सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, हाउसिंग सोसाइटी का उद्देश्य क्या है, मतलब मैं कहता हूँ इसके ऊपर भरोसा करो, ये बायलॉज नंबर 5 में लिखा है। बायलॉज नंबर 5 क्या कहता है, हाउसिंग सोसाइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, बायलॉज नंबर 5 में। बायलॉज नंबर 6 क्या कहता है, अफिलिएशन, अफिलिएशन यानी क्या है कि हमारी एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी के अगल बगल अगर दूसरे अलग अलग टाइप की हाउसिंग सोसाइटी है, बराबर है, इधर एक फेडरेशन है, बराबर है, तो फेडरेशन का मेंबर हमें बनना है, वो कौन कहता है, बायलॉज नंबर 6 कहता है, बराबर है। तो उसी के साथ साथ में अभी सब जो यहाँ तक हम लोग आए कि बेसिक नॉलेज हमको यहाँ तक मिला, बराबर है। अभी ये जो सोसाइटी कैसे चलेगी, इसके तो फंड की जरूरत है ना, तो फंड कहाँ से मिलेगा, फंड को कैसे ये कर सकते हैं, क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, क्या क्या है, क्रिएशन ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड आपको
प्रोविजन एक्ट में, बायलॉज में कहाँ मिलेगी? बायलॉ नंबर 7 to 50। कम से कम समझ बायलॉ नंबर 7 to 50। ये बहुत जरूरी है। ये लेक्चर समझो अभी है, लेकिन ये आपके लाइफ के लिए मतलब आपको इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इमीडिएट आप वो बायलॉज का बुक निकाल के उसमें एक्चुअली क्या वर्डिंग दिया है, उसका मीनिंग क्या निकलता है, वो उसके आधार पर ही आप आगे क्या स्टेप्स लेना आप डिसाइड कर सकते हैं। बराबर है? अभी आप ये फंड कहाँ से आता है? मेंबर लोगों के पास, गवर्नमेंट की तरफ से तो हमारे पास फंड नहीं आता है, कोई बाहर का कोई फंड नहीं देता है। फंड और मेंबर लोगों के पास से आता है ना। मेंबर किसे कहते हैं? मेंबर होने की प्रोसीजर क्या है, मेंबर होने के लिए टर्म्स कंडीशन क्या है, उसके कौन से स्टेप्स है, कौन से डॉक्यूमेंट्स किसके पास हमें देना चाहिए, कौन से फॉर्मेट में देना चाहिए। मेंबरशिप के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए कहाँ मिलेगी? बायलॉ नंबर 60 to 21। बायलॉ नंबर 60 to 21 में 21 मैनेजमेंट कमेटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट कमेटी को समझो कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, आप सभी लोग ऑनरेबल बेसिस के ऊपर कामकाज करते हैं, बराबर है? लेकिन कभी-कभी क्या होता है, हमारे ही कोई फ्रेंड, हमारे साथ में रहने वाले कभी-कभी हमारे खिलाफ कंप्लेंट करते हैं रिपोर्टर के पास, ये ऐसे इतना टाइम में होना चाहिए, ऐसा नहीं। हमें उसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है, समझो कि मेंबरशिप के लिए किसी का एप्लीकेशन प्रपोजल हमारे पास आया, विदिन 3 मंथ वो डिसीजन हमारे तरफ से क्लियर होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वो कंप्लेंट डेप्यूटी रजिस्ट्रार में कर सकते हैं। डेप्यूटी रजिस्ट्रार आपने 3 महीने में ऐसा नहीं किया, इसकी वजह से या तो उसको मेंबर समझ लो, तो मेंबरशिप देने के लिए उस डीलर से वो ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो ऐसे जो सीरियस पॉइंट्स जो मैनेजमेंट कमेटी को, स्पेशली चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स और जो मेंबर्स है, वो सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग मालिक है ना, आपके तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके फंड से ये सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट चलता है। तो ये किस टाइप में चलना चाहिए? ऑडिटर जब भी ऑडिट करने के लिए आता है तो ये पॉइंट्स बराबर है क्या, वो पॉइंट लिखा है क्या, मिनट्स बराबर लिखा है क्या, ये महीने में मीटिंग हुआ है क्या नहीं, तो उसके बारे में रिमार्क दे देता है। तो इतने ज्यादा से ज्यादा रिमार्क अगर हमारी सोसाइटी की ऑडिट रिपोर्ट में आएंगे तो वो हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। तो कम से कम रिमार्क ये आने चाहिए। तो उसके लिए क्या, कैसे हम कामकाज करें? एक तो ये हमें कोई गाइडलाइन देने के लिए यहाँ आने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला हमें आने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पास है, हमारे पास ही बायलॉज है ना, तो वो बायलॉज का बुक लेके ही हम देख सकते हैं कि उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो मतलब मेंबरशिप के बारे में आपको कहाँ मिला? 16 to 21 में, बराबर है? अभी मेंबर के अधिकार क्या है? मैं अगर समझे यहाँ फ्लैट परचेस में, यहाँ तो मुझे रहने का अधिकार है, रहने का अधिकार मुझे है, लेकिन इलीगली कोई तो ऐसा मटेरियल का स्टॉक करने का, वो गलत मतलब अनैतिक बिजनेस करने का ऐसा अधिकार मुझे नहीं है। ये मतलब कुछ बायलॉज में समझो रेट के ऊपर मुझे देना है, रेट के ऊपर देते समय क्या करना चाहिए मैंने? ठीक है, मैं मुझे परमिशन देने की जरूरत नहीं, पहले क्या था, परमिशन देने की जरूरत पड़ती थी मैनेजमेंट कमेटी, परमिशन नहीं देते थे। कभी-कभी क्या होता है कि मैनेजमेंट कमेटी जरा थोड़ा सा तकलीफ देती है। जब गवर्नमेंट के सामने ऐसा है कि ठीक है परमिशन देने की मांगने की जरूरत नहीं, कम से कम उनको सूचित करो 8-10 दिन पहले कि हमारा फ्लैट हम रेंट के ऊपर दे रहे हैं, रेंट के ऊपर देते समय रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड करके दे दो, उसके साथ में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट दे दो, मतलब ये सब रिपोर्ट सोसाइटी को दे दो। ये क्यों दे दो? हम सबकी भलाई के लिए। जो नया आने वाला है रेंट के ऊपर, वो कौन है, उसका आई कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, क्या उसका बिजनेस है, कहाँ रहता है, क्या नहीं, कैसे है, उसके बारे में जानकारी तो होना चाहिए। कल अगर हमारी सोसाइटी में कोई अननोन पर्सन ऐसा आके रह रहे हैं, उसके बारे में सोसाइटी के पास जानकारी नहीं है और कुछ यहाँ हुआ, पुलिस वाले आके पहले पकड़ते, बोले चेयरमैन सेक्रेटरी को बोले, चेयरमैन सेक्रेटरी उसको क्या बोल रहा है, खाया नहीं पिया, ग्लास वाला 12 नहीं, क्रिकेट वाला काम हो गया। क्यों? आपको पता होना चाहिए था, आप चेयरमैन सेक्रेटरी है ना, आपको पता होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोगों को सुनने का टाइम आता है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप लोगों की इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उनके राइट्स क्या है, उनका सब राइट्स है, बराबर है, उनकी ड्यूटी क्या है, राइट्स एंड ड्यूटीज, ये सब उसमें जो आता है, उसमें रेंट के ऊपर देते समय ये सब डॉक्यूमेंट्स ये दे दो, इनके साथ में सबको कोऑपरेट करो। हमारे एनुअल जनरल मीटिंग ने मंथली बिल देने का जो पॉलिसी डिसाइड किया है, कौन सी डेट फिक्स की है, वो डेट तक हमारा पेमेंट ये करो सोसाइटी का, ये सब कुछ ड्यूटी भी हमारी है।
बराबर है। राइट्स के साथ में उसके राइट्स क्या आते हैं कि समझो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस हमारे 40 डेज पहले कम से कम हमको मिलना चाहिए। इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का कॉपी हमें मिलना चाहिए। कभी हमें अगर लगे कि समझो सोसाइटी का कामकाज कैसे चलता है, ठीक से चल रहा है या नहीं, इसके बारे में हम अगर सोसाइटी के ऑफिस में जाके कुछ पेपर देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे कुछ राइट्स है, लेकिन कभी बार-बार कभी रात को 12 बजे कॉल करके मैं देखना चाहता हूं तो ऐसा नहीं चलता। मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट टू ऑल, रिस्पेक्ट टू ऑल, और ये आप सभी लोग मिलकर एक साथ में अपनी सोसाइटी चलाओ। तो मेंबरशिप के बारे में राइट्स एंड ड्यूटीज, इसके बारे में बायलॉ नंबर 22 टू 44, बायलॉ नंबर 22 टू 44 राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में ये सब डिटेल्स उसमें देखो। नॉमिनेशन समझो एक ये नाम निर्देशन ये करना है आपको, नॉमिनेशन के फॉर्म फिल करके देना है, कौन से डॉक्यूमेंट सोसाइटी के पास देना है। नॉमिनेशन समझो देने के बाद में अभी समझो मैंने पहला एक नॉमिनेशन दे दिया, मुझे लगा कि वो नॉमिनेशन मुझे चेंज करना है, फर्स्ट नॉमिनेशन आपको फ्री में मिलेगा, सेकंड नॉमिनेशन आपको ये करना है तो 100 रुपीज देना चाहिए। ये सब कुछ बायलॉज में है, बराबर है कि नहीं? तो ये जो पॉइंट्स ये सभी कुछ आते हैं, उसके बाद में रेजिग्नेशन देना है, सब जो मुझे क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है इसमें सब कुछ ये सब कुछ उसमें ये बायलॉज में आपको मिलेंगे। रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटीज, हमारी कुछ जिम्मेदारियां है, बराबर है कि नहीं? जिम्मेदारियां क्या है? हमें सोसाइटी को सहयोग करना है, टाइम टू टाइम पेमेंट ये करना है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन एक्ट बायलॉज फॉलो करना है। ये इसके बारे में भी कुछ जानकारी मतलब मेंबर्स लोगों को भी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी में मतभेद इसमें होते हैं मैनेजमेंट कमेटी और मेंबर्स में होते हैं। लेकिन अगर समझो किसी पॉइंट के ऊपर मतभेद होते हैं तो सामने आपस में साथ मिलकर सामने एक टेबल के ऊपर बैठो, टेबल के ऊपर बैठने के बाद में आप बायलॉज को ले लो, बायलॉज में ये बायलॉज में ये ऐसा प्रोविजन है, इसके आधार पर हमें ऐसा डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा स्टेप लेना चाहिए। आपने भी इसके बारे में आपके लिए भी ये बायलॉज फॉलो करना जरूरी है और हमारे लिए भी जरूरी है। जब भी आप एक दूसरे को समझाओगे और जब उनको भी पता लगेगा दोनों व्यक्तियों को कि ये एक्ट में प्रोविजन है, बायलॉज में प्रोविजन है, इसको अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कानून के आधार पर हम ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसकी जब उनको मतलब ये जानकारी मिलेगी, उनको नॉलेज मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोऑपरेट करने लगेंगे। एक्ट का उद्देश्य यही है, ये आप मालिक है, इस देश के नागरिक है, ये सोसाइटी के मालिक है, आपका कारोबार आपके हाथों में होना चाहिए, लेकिन एक दूसरे को मतलब ये सहयोग कैसे करना है और कानून उसके बारे में क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है। एक्ट के बारे में हम अगर नहीं पढ़ सकते तो हमारे हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड जितने भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स बायलॉज में कवर करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। इसके लिए ये एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। तो 45 टू 62 रिस्पांसिबिलिटी एंड लायबिलिटीज सब किया गया, उसमें मेंबर किया गया, मैनेजमेंट कमेटी का, बरोबर है। अभी स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि उनको मैनेजमेंट कमेटी को क्या है, चेयरमैन सेक्रेटरी ये जो है ये सबके लीडर है, सबको साथ में लेके चलना है ना लीडर को, सबकी गालियां के लीडर को सुनना है, बराबर है। अगर गालियां नहीं सुनना है तो आपको उसके बारे में जानकारी पूरा होना चाहिए, मतलब आपका कामकाज एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज के आधार पर ही चलना चाहिए, ये आपको उसके बारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम पॉइंट्स ऐसे हैं कि कोई समझो किसी का कंप्लेंट का लेटर आपके पास आया, तो वो लेटर आया तो ठीक उसके ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं, ओरली अगर कोई कंप्लेंट करता है तो उसके ऊपर आप डिसीजन नहीं ले सकते इमीडिएट। बायलॉज क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, भले आप चेयरमैन सेक्रेटरी है लेकिन आपके पास ओरल किसी का कंप्लेंट आने के बाद में आप पर्सनल लेवल के ऊपर हो सके तो, अगर सीरियस मैटर है तो हो सके तो डिसीजन मत लीजिए, क्या करो राइटिंग में ले लो उसके पास। राइटिंग में आने के बाद में भी पर्सनल लेवल पे मैं चेयरमैन हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, इसकी वजह से मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूं, ऐसा मत करो। फिर जो मंथली मीटिंग है मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग में वो पॉइंट आ रहे, मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग में क्या है, हर महीने में मैनेजमेंट कमेटी की एक मीटिंग कम से कम होना ही चाहिए। ये कौन कहता है, चंदन शिव नहीं, ये बायलॉज कहता है। वो मीटिंग में पॉइंट ले लो, वो पॉइंट में उसके ऊपर डिस्कशन होने दो,
उसके बारे में यूनानिमसली अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो सकता है तो यूनानिमसली करो, यूनानिमसली अगर नहीं वो पास होता है तो मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर आप कर सकते हैं, उसको मिनट्स में आने दो और उसके बाद में राइटिंग में वो जो कंप्लेनर है उनको आप क्या करना है, सोसाइटी ने क्या एक्शन लिया है उसके बारे में, डिसीजन क्या लिया है उसके बारे में आप उनको राइटिंग में दे सकते हैं, बराबर है। तो इसके बारे में मैनेजमेंट कमेटी को कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग है, ये मीटिंग होने के बाद में कितना दिन में आपने ये करना चाहिए, सब जो लोगों के साथ में कंप्लेंट लेटर आया, किसका करस्पॉन्डेंस आया उसके बारे में कैसा ये करना चाहिए, कार्यवाही करना चाहिए, इसके बारे में स्पेसिफिक गाइडलाइंस बायलॉ नंबर 63-64 में आपको स्पेसिफिकली मैनेजमेंट कमेटी के लिए डे टू डे वर्किंग करने के लिए वो जो गाइडलाइंस जिसमें है एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बायलॉज क्या करना चाहिए, हम स्पेसिफिक टाइम में कैसे डिसीजन लेना चाहिए, उसके बारे में आपको मार्गदर्शन कहाँ मिलेगा, 63-64 में मिलेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो आता है कि हम सभी लोगों के पास से क्या करते हैं, कंट्रीब्यूशन लेते हैं ना। अभी कंट्रीब्यूशन जो हम लेते हैं तो जो अलग अलग टाइप के फंड्स है, जैसा कि अभी इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड अपन निकाल दिए कि नहीं, 100 रुपीस पर मेंबर पर मंथ वो निकालते हैं ना, बराबर है। तो सभी टाइप के जो कंट्रीब्यूशन हम लोगों के पास से मतलब मेंबर लोगों के पास से कलेक्ट करते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, क्या है उसके बारे में कुछ गाइडलाइन है कि नहीं है, कहाँ बायलॉ नंबर 65 65, 67, 66, 67 इसमें तो ये डिटेल से पूरा लिस्ट दिए है कि इसका विभाजन कैसे होना चाहिए, कौन से बेस के आधार पर होना चाहिए, ये पूरा इतना नॉलेज है ना। एक बार आपने ये पढ़ना शुरू किया ना, शुरू में आपको ये लगेगा कि साला ये क्या है, इसके बारे में ये मतलब ये फालतू सब्जेक्ट है, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं पड़ती है, लेकिन एक बार आप इसमें पढ़ना शुरू किया तो इतना नॉलेज आपको मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा और उसका बेनिफिट आप अपने सोसाइटी के साथ साथ और लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं और उनका फायदा सबको मिल सकता है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी को मतलब कंट्रीब्यूशन जो मेंबर से जो देते हैं हम लोग, तो उसके बारे में क्या है, तो इसके बारे में 65 to 71 तक आपको ये कर सकते हैं, बराबर है। अभी उसके आगे क्या है, हमारी सोसाइटी विजय किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बराबर है। ये विजय किरण नाम कहाँ से मिला हमको, रजिस्टर से, यानी हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है। रजिस्टर्ड हुई यानी एक कानून के आधार पर उनको कानूनी अस्तित्व प्राप्त हुआ है। तो ये अस्तित्व की सिंबल क्या है, अस्तित्व की चिन्ह कुछ है क्या नहीं, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमें रजिस्टर ऑफिस से मिलता है, ये सर्टिफिकेट तो हमारे फाइल में रहेगा। अगर हमें कोई पुलिस स्टेशन में कुछ जाना है, कुछ कहना है, सर के आप पे सर के छुट्टी सर के मैं विजय किरण कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन हूं, मुझे अच्छे से बात करनी, वो क्या बोलते हैं आपको राइटिंग में दे दो, राइटिंग में टेम्पे सर के नाम से राइटिंग में दे तो वो पर्सनली टेम्पे सर का लेटर होगा, सोसाइटी का लेटर हेड के ऊपर देंगे तो क्या ये विजय किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का ओपिनियन है, इनका लेटर है, बराबर है। वो अधिकृत लेटर कैसे सिद्ध हो जाएगा, विजय किरण कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का लेटर हेड रहेगा, उसके ऊपर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नंबर मतलब डेट डेट ये सब कुछ रहेगा, उसके साथ साथ में सिर्फ लेटर हेड है करके वो अधिकृत लेटर है क्या, ऑथराइज्ड लेटर है क्या, नहीं। फिर वो ऑथराइज्ड लेटर कभी हो सकता है, उसके ऊपर सोसाइटी का राउंड सील होना चाहिए, या राउंड सील होना चाहिए। मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ मानने के लिए तो छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतनी है। हम लोग भी नहीं सोचते कि राउंड सील ये वो कहता है राउंड सील मारो राउंड सील, लेकिन राउंड सील के बारे में कुछ एक्ट में प्रोविजन है क्या, है, राउंड सील बनाओ। राउंड सील के साथ साथ में जो ऑफिस बेरर है, जो चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर, उनका सिग्नेचर उधर होना चाहिए, तभी वो ऑथराइज्ड लेटर हो सकता है। तो इसके बारे में मतलब मैंने जैसा कि 72 to 75 तक ये सोसाइटी का ये बारे में, और दूसरे कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, तो 72 to 75 ये बायलॉ नंबर में आपको इसका बारे में आपको मिलेगा। अभी अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कभी का है अपना 2010। हाँ, अभी अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग तो समझो ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या है, स्ट्रक्चरल ऑडिट किसके पास से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। लेकिन स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में एक्ट क्या कहता है, किसी एक्सपर्ट के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है। हमारा बायलॉज क्या कहता है, बायलॉ नंबर 76 77 निकालो,
स्ट्रक्चरल ऑडिट क्या कहता है? जब वो बिल्डिंग का लाइफ 15 ईयर से ज्यादा होता है, तो 15 ईयर से ज्यादा होने के बाद में कम से कम 5 साल में एक बार तो कम से कम स्ट्रक्चरल ऑडिट करके लिए 15 साल कंप्लीट होने के बाद, बराबर 30 साल से ज्यादा कंप्लीट हुए बिल्डिंग को, बराबर 5 साल रुकने की नहीं चलेगा, जल्दी जल्दी करो। मतलब क्या, 3 साल में एक बार कम से कम स्ट्रक्चरल ऑडिट करना चाहिए। स्ट्रक्चरल ऑडिट किससे करना चाहिए? स्ट्रक्चरल ऑडिटर का एक पैनल आता है। अभी जैसे कि हमारा हम थाने सिटी में कुछ सोसाइटी में रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का पैनल हमें कहाँ लागू होगा? थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट होता है, उसमें से जो स्ट्रक्चरल ऑडिट वो पैनल के ऊपर है, उनकी तरफ से ही हम स्ट्रक्चरल ऑडिट करके दे सकते हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में अगर बेसिक नॉलेज थोड़ी बहुत जानकारी करके लेना चाहिए। 15 इयर्स के बाद में 5 साल में एक बार करके लेना चाहिए। 30 इयर्स के बाद में 3 साल में एक बार करके लेना चाहिए। कौन कहता है? मैं नहीं कहता हूं, फाइनल नंबर 76 77। एडवोकेट गलती कर सकते हैं, डॉक्टर गलती कर सकते हैं, कितना भी एजुकेटेड आदमी गलती हो सकते हैं, 100% परफेक्ट तो कोई है नहीं। लेकिन उस वक्त का बायलॉज हमारा क्या कहता है, उस वक्त का एक्ट क्या कहता है, उस वक्त की उनकी डेफिनेशन, उसकी मीनिंग, उसकी लैंग्वेज, वो देखने के बाद, वो पढ़ने के बाद में आपने को क्या करना है, क्या नहीं, ये आप समझ सकते हैं और उसके आगे स्टेप्स क्या लेना है, आप ये कर सकते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चरल ऑडिट के बारे में 76 77, बराबर है। अभी उससे नेक्स्ट पॉइंट जो आया, हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड ही पॉइंट सब चल रहा है, बराबर है। पहला पॉइंट्स क्या है? हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड कौन से वर्ड्स है, उसके डिफरेंस क्या है, मीनिंग, डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में जानकारी हमको मिली, बराबर है। उसके बाद में मेंबरशिप, सॉरी फंड के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद में मेंबरशिप के बारे में जानकारी मिली, बराबर है। अभी मेंबरशिप के आगे कौन मेंबर कभी कैसे बन सकता है, राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पांसिबिलिटीज, लायबिलिटीज आ गई। मेंबरशिप के साथ, मेंबर्स के साथ में मैनेजमेंट कमेटी ने कैसे काज करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिली। मेंबर्स से जो कंट्रीब्यूशन हम लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी मिली। किसी के साथ में करस्पॉन्डेंस करना है, करस्पॉन्डेंस करते समय क्या होना चाहिए, क्या नहीं, हमारे संस्था का वो अधिकृत लेटर है, हमारा ओपिनियन है, ये कभी सिद्ध हो जाएगा, तो ये राउंडशिप, ये सब लिटरेट करने के बाद उसकी जानकारी हमें मिली, स्ट्रक्चरल ऑडिट की जानकारी मिली, बराबर है। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आया हमारे हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी में ह्यूमन रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं, बराबर है, ह्यूमन। अभी ह्यूमन के साथ साथ ज्यादा करके गाड़ियां आ गई, बराबर है, व्हीकल आ गए, व्हीकल का यानी पार्किंग का प्रॉब्लम आ गया, बराबर है। ये पार्किंग के बारे में तो 100% सेटिस्फैक्शन में होगा, ऐसा प्रोविजन एक्ट और बायलॉज में भी नहीं है। लेकिन करेंगे क्या? चाहे तो चाहे कहा विजय किरण छोड़ के और किसी सोसाइटी में गए तो इससे ज्यादा बेकार प्रॉब्लम वहां होगा, तो विजय किरण में रहने में क्या बेकार। हमें आपस में ही रहकर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज की सिचुएशन में, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी का बायलॉज निकालो, तो लेकिन पूरा बायलॉज पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं ना। बायलॉज नंबर 78 और 84, ये देखो पार्किंग के बारे में क्या पॉलिसी होना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग में पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए, ये बायलॉज कहता है ना। बायलॉज नंबर 78 to 84 देखने का पार्किंग के बारे में मैंने पहले ही कहा है, अभी उसके यहाँ से आगे अपन तो जा नहीं सकते, कानून में भी कुछ कमियां हैं, 100% सैटिस्फैक्शन हम लोगों का नहीं हो रहा है, लेकिन जो बनाने के लिए बैठे हैं वो लोग भी इतना परफेक्ट किधर है, वो लोग भी हमारे जैसे प्रॉब्लम उनके सामने आते हैं, तभी वो लोग क्या करते हैं, इनके पास से कुछ सजेशन ले लो, उनके पास से कुछ सजेशन ले लो, ये सजेशन इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में वो क्या फाइनल करना है, उनके हायर अथॉरिटी क्या कहते हैं, उसके आधार पर उसका काम बनाते हैं, बराबर है। तो उसमें कुछ कमियां हो सकती, त्रुटि हो सकती, लेकिन आज की सिचुएशन में क्या है, बायलॉ नंबर 78 to 84 जहाँ तक कि हमें चलना है, उसी के आधार पर हमारी पार्किंग पॉलिसी होना चाहिए और उसी के आधार पर हमारे जो मतभेद अगर छोटे मोटे है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। सबसे बड़ा क्या है, कोऑपरेशन, मिशन कोऑपरेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। कोऑपरेशन की भावना रखो, सबको कोऑपरेट करो, सबको रिस्पेक्ट करो, ऑटोमेटिकली कोऑपरेशन आपको मिलेगा, रिस्पेक्ट आपको मिलेगा। अभी उसके आगे
आप बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी बहुत अच्छा कामकाज कर रहे हैं, लेकिन ऑडिट के लिए जब आते हैं, ऑडिटर क्या ऐसा बाहर से बिल्डिंग देख के जाता है क्या, अरे बहुत अच्छा सोसाइटी, चलो मैं रिपोर्ट करा देता दे दो, तो क्या चाहता है आपसे, देखो रिकॉर्ड लिखा बरोबर है, आपका ये सर्टिफिकेट दिखाओ, आपके मिनट्स दिखाओ, आपके मीटिंग कितने हुए, मंथली मीटिंग का रजिस्टर दिखाओ, बरोबर है, एनुअल जनरल मीटिंग का रजिस्टर दिखाओ, स्पेशल जनरल मीटिंग का रजिस्टर दिखाओ, बरोबर है, आई रजिस्टर, जे रजिस्टर इधर है, बैंक पासबुक इधर है, ये सब कुछ दिखाओ, बैलेंस शीट दिखाओ, बरोबर है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दिखाओ, इसके साथ में वो शेड्यूल अटैच किया है क्या, ये टैली हुआ है क्या, ये है क्या, वो ये सब कुछ है, बरोबर है कि नहीं? मतलब ये सब जो होता है वो पहले जो आता है, वो सभी जो मैनेजमेंट कमेटी को जो कामकाज करना है, मैनेजमेंट कमेटी ने, मैंने पहले शुरू में ही कहा है कि मैनेजमेंट कमेटी ने कामकाज करते समय पर्सनल लेवल के ऊपर डिसीजन लेके कामकाज मत करो, ये कहां आने दो, मीटिंग में होने दो, रिजोल्यूशन पास होने दो, मिनट्स में आने दो, और उसका इंप्लीमेंटेशन, मैं चेयरमैन भी हूं, लेकिन चेयरमैन होने के नाते से भी मैं पर्सनल लेवल के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं, मैनेजमेंट कमेटी ने जो पॉलिसी डिसाइड किया है, जो रिजोल्यूशन पास किया है, उसके आधार पर मैं आपको ये ऐसा कर रहा हूं, बस इतना ही मेरा रोल उसमें होना चाहिए। मतलब ये कहां आना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए। मीटिंग कौन सी टाइप की मीटिंग होनी चाहिए, मंथली मीटिंग महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग का लास्ट डेट 30 सितंबर ही है, ये कौन कहता है, बायलॉज कहता है, बराबर है। उसके साथ साथ में जब भी आपका पहला रजिस्ट्रेशन होने के बाद में किसी भी आपने किसी फ्रेंड का अगर कोई नया सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में इमीडिएट पहले 2-3 महीने में एक फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होना ही चाहिए, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी। मतलब आपके सामने मीटिंग ये वर्ड आया, मीटिंग ये शब्द आने के बाद में कौन से मीटिंग है, उसके एजेंडा कैसे होना चाहिए, कितना दिन का नोटिस इश्यू करना चाहिए, कैसे उसके मिनट्स लिखना चाहिए, उसका मिनट्स होने के बाद में ड्राफ्ट बना के लोगों की कितना दिन में सर्कुलेट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये इसके बारे में, मीटिंग्स के बारे में अगर आपको बायलॉज में प्रोविजन क्या है, इसकी जानकारी अगर चाहिए, कहाँ जाना है, पूरा बायलॉज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास उतना समय नहीं है, उससे मैं सहमत हूँ। सिर्फ बायलॉज नंबर 85 to 109 2-3 मीटिंग के प्रकार इसमें सब कुछ दिया है, बायलॉज नंबर 85 to 109 बराबर है, सभी मीटिंग उसमें आएगी। आपके पास एक बुक आप छोटे से पर्स में बैग में रख सकते हैं, चलते चलते आपका मीटिंग का शाम का मीटिंग है या मीटिंग का कुछ के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, आया ना, ये ऐसा लोगो बस निकालते बस 85 निकालो, वो मीटिंग के बारे में बायलॉज क्या कहते हैं उतना ही करने का, उसके आगे विषय काम दे सकते। उसकी वजह से आपका वैल्यू बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में बढ़ेगा, दूसरे सोसाइटी में बढ़ेगा। उसके आगे क्या है, हमारी सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हम कैसे चला सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट चलाने के लिए कुछ गाइडलाइंस है क्या, है। हमारे हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिव सेक्टर में सुप्रीम क्या है, सुप्रीम एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम है, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग हमारे सोसाइटी के एनुअल जनरल मीटिंग ने अगर ऐसा रिजोल्यूशन पास किया कि हम महाराष्ट्र के या भारत देश के कोई भी कानून मानने के लिए तैयार नहीं, बस हम अपने स्वतंत्र हैं, है सुप्रीम है ये हाउसिंग सोसाइटी के लिए, लेकिन एक्ट बायलॉज को क्रॉस करने का रिजर्वेशन पास नहीं कर सकते, सुप्रीम है क्या, ये कानून और बायलॉज की इसमें अंदर रहेगी, इसके बारे में वो सुप्रीम है। तो मैनेजमेंट हमारे सोसाइटी का कैसे चलना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, मतलब हाउसिंग सोसाइटी का एनुअल जनरल मीटिंग सुप्रीम है, इसके बारे में बायलॉ नंबर 110 से स्टार्ट होता है, बराबर है। हमारे सोसाइटी का बैंक अकाउंट कहां ऑपरेट ओपन करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस को कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या है कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि हमारी सोसाइटी महाराष्ट्र स्टेट में है। दूसरा ऑप्शन क्या है, डीसीसी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, बराबर है, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रपोजल सबमिट करते हैं ना डेपोट रजिस्टर ऑफिस में,
तब पहले इमीडिएट वो डेपोट रजिस्टर हम लोगों को सूचित करते हैं, आप पहले आपके डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में जाइए, आपके कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, वो मेंबर्स का उतना अपना शेयर्स मनी है वो वहाँ अकाउंट ओपन करके उधर दे दो। वो बैंक से जब भी बैंक बैलेंस का सर्टिफिकेट और ये का अकाउंट ओपन हुआ है, ऐसा बैंक की तरफ से जब भी लेटर हमें आएगा तब हम आगे की प्रोसीजर शुरू करेंगे। मतलब उनको जो रजिस्टर ऑफिस में जो बैठे हैं ना, उनको भी यही इसके आधार पर एक काम काज करना है, एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड बाय लॉ, जिससे बाहर वो भी नहीं जा सकते। हमारी जब कंप्लेंट उनके पास जाती है तो कंप्लेंट के बारे में बायलॉज क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है, उसके आधार पर ही उनको डिसीजन देना है। अगर गलत डिसीजन उन्होंने दिया तो उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये नॉलेज हम लोगों को होना जरूरी है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट हमने देखे हैं, डेप्यूटी रजिस्ट्रार ऑफिस में आने के बाद डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी सुना दे बायलॉज नंबर 100 देखो, एक्ट नंबर ये देखो, इसके आधार पर ही ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी कहते हैं सर नॉलेज, और ये नॉलेज आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप ये सोसाइटी के मालिक हैं, आपके फंड से सोसाइटी चलती है, ये लैंड आपकी है, ये बिल्डिंग आपकी है, पूरी जिंदगी की कमाई आपकी इसमें चली गई है, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए आपको ये इसका नॉलेज होना जरूरी है कि गवर्नमेंट का उद्देश्य, लोग अगर वहां तक नहीं आते तो लोगों के पास जाओ, लोगों के प्रीमाइसेस में सोसाइटी के में जाओ और सोसाइटी में जाके लोगों को ट्रेनिंग दे दो। ये एजुकेशन ट्रेनिंग का उद्देश्य है। कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर क्या करेंगे एजुकेशन ट्रेनिंग को, ऐसा सर्टिफिकेट दे दो ना, वो उसमें कुछ मतलब नहीं ना। उद्देश्य क्या है उसमें कि ये आपका है, ये आपका हित का नॉलेज है, आपके लिए जरूरी है, पूरी जिंदगी के लिए आपको ये नॉलेज होना। भले जिसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कभी-कभी हो जाएंगे, चेंजेस हो जाएंगे, तो उस वक्त उतना नॉलेज आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये आपको नॉलेज होना जरूरी है। इसके लिए जो 10 रुपीस कलेक्ट किया जाता है, आपसे कलेक्ट किया जाता है, वो आपका ही 10 रुपीस आपके ही लिए, आपको मतलब नॉलेज मिलने के लिए, एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। वो खाली बैंक में मतलब डिपॉजिट करने के लिए नहीं होगी करना चाहिए। एजुकेशन ट्रेनिंग फंड का ना ये सब यूटिलाइजेशन लोगों के लिए एजुकेशन ट्रेनिंग देने के लिए ही करो, स्ट्रिक्टली वाला ये तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट समझो, अभी हमारे हाउसिंग सोसाइटी का समझो बैंक अकाउंट के बारे में मैंने बोला, बराबर है। तो उसके बाद में हमारी सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी कितने मेंबर्स की होनी चाहिए। अभी जैसा कि अपने पूरा जब इलेक्शन हुआ तो मैंने कहा था कि ये बायलॉज के आधार पर है, ये उसमें बायलॉज में टेबल दिया है, 100 तक मेंबर, 1 to 100 तक मेंबर्स की जो हाउसिंग सोसाइटी है उनके लिए मैनेजमेंट कमेटी 11 लोगों की होनी चाहिए। तो कौन कहता है? चंदन शिव नहीं, बायलॉज कहते हैं, इसमें टेबल में दिया है। वो 100 में क्या सिर्फ 11 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। 11 में से कैसा बाइफर्केशन है उसका? 6 फ्रॉम ओपन कैटेगरी, 2 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर लेडीज, 1 सीट इज रिजर्व्ड फॉर एससी एसटी, 1 सीट इज रिजर्व्ड फॉर ओबीसी, 1 सीट इज रिजर्व्ड फॉर बीजेपी। 100 से ज्यादा मेंबर है, 200 तक जाना है, 13 मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी होना चाहिए। 30 मेंबर्स में से क्या है, जहां ओपन कैटेगरी से 600 से आते थे ना पहले, तो वो 6 की जगह पे उधर 8 हो गए, उससे ज्यादा 13 से ज्यादा 50, उसमें 8 से की जगह पे 10, 10 से जगह पे 12, मतलब ज्यादा से ज्यादा 21 मेंबर्स की मैनेजमेंट कमेटी होती है बड़े बड़े सोसाइटी में। अपने सोसाइटी में 11 लोगों की होनी चाहिए। उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए, उनकी इलेक्शन प्रोसीजर कैसी होनी चाहिए, मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स बनने के लिए कौन पात्र है और कौन अपात्र, कौन लायबल है और कौन लायबल नहीं है, इसके लिए क्या है। समझो एक एग्रीमेंट में अगर 2 लोगों के या 4 लोगों के नाम है, एक एग्रीमेंट, एक प्लान के एग्रीमेंट में 2 लोगों के या 4 लोगों के नाम है, फर्स्ट प्रेफरेंस टू फर्स्ट मेंबर कौन कहता है? एक्ट कहता है, बायलॉज कहता है, बराबर है। सेकंड नंबर पे अगर जिसका एग्रीमेंट में नाम है तो सेकंड मेंबर को अगर समझो मैनेजमेंट कमेटी में आना है, वोटिंग करना है, मीटिंग अटेंड करना है, तो फर्स्ट मेंबर से परमिशन लेके, मतलब जस्ट लाइक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप 10 फॉर्म फिलअप करके सोसाइटी के पास देना चाहिए, तब वो सेकंड मेंबर वहां आ सकता है, बराबर है। तो उसको जॉइंट मेंबर, एसोसिएट मेंबर का इसके बारे में मैं आगे आ रहा हूं, उसका तो अलग ये, लेकिन अभी तो यहाँ जो मैनेजमेंट के बारे में आप बोल रहे हैं, बराबर है। तो यहाँ से समझो कितने लोगों की मैनेजमेंट, एक व्यक्ति के नाम के ऊपर हमारी सोसाइटी में 10 फ्लैट है, 10 फ्लैट है, तो 10 वोट उसको देने का अधिकार है क्या? नहीं, उसको एक ही वोट मिलेगा।
एक एग्रीमेंट में 4 लोगों के नाम है, 4 ही लोग मैनेजमेंट कमेटी में आ सकते हैं क्या? नहीं। फर्स्ट प्रेफरेंस टू फर्स्ट मेंबर, सेकंड को आना है तो फर्स्ट वाले से देने भर के दे दो, थर्ड वाले को आना है तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले से भर के दे दो, फोर्थ वाले को आ रहा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले से तेरे फॉर्म फिल अप करके दे दो, तब वो आ सकता है। कौन कहता है? बायलॉज कहता है, एक्ट कहता है। कोऑपरेटिव एक्ट और कंपनी एक्ट में ये फर्क है। कंपनी में एक कंपनी के शेयर्स, मेरे पास अगर एक शेयर है तो एक वोट मुझे भी मैं दे सकता हूँ। सर के पास 500 शेयर्स है तो आप 500 वोट दे सकते हैं ना कंपनी एक्ट में। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वैसा नहीं है। आप धनवान हैं, 25 फ्लैट आपके नाम से ऊपर है, सेम अगर नाम के ऊपर आपके फ्लैट है, आपको एक ही वोट है, 25 वोट नहीं है। ये कोऑपरेटिव कंपनी एक्ट पर है, तो सबको पता नहीं है। इलेक्शन के टाइम में ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसके आगे कौन मैनेजमेंट कमेटी में कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है? बराबर, मैं अगर डिफॉल्टर हूं तो मैनेजमेंट कमेटी में नहीं आ सकता। अरे लेकिन डिफॉल्टर है तो कैसे, क्या है? तो डिफॉल्टर की डेफिनेशन क्या है? डिफॉल्टर, अरे डिफॉल्टर क्यों? क्योंकि अगर समझो मैं ही सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल नहीं देता हूँ, मेरे तरफ से 6 महीने से 1 साल से पेमेंट पड़ा है, मैं कुछ सोसाइटी को नहीं देता हूँ और मैं चेयरमैन बन गया और मैं लोगों को अगर सिखाने लगा कि अरे भाइयों जरा पेमेंट करो, अपनी सोसाइटी कैसी चलेगी, अरे तो लोग बोले कि सर आपने 1 साल का भरा नहीं है और आप हमको क्या सिखाते? आपस में लड़ाई झगड़े बोलते हैं। मतलब वहाँ मॉरलिटी भी होना चाहिए, नैतिकता का अधिष्ठान वहाँ होना चाहिए। तो इसके लिए वो डिफॉल्टर तो नहीं आ सकते। कोई अगर बिजनेस करता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, समझो लेन देन, सेल परचेस रेट के ऊपर देना है, क्योंकि उनका वो बिजनेस है। बिजनेस करने में आपको कोई तकलीफ नहीं, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करते करते उसी टाइप का जो अगर संस्था है, उसी टाइप की अगर सोसाइटी है, उसी के पोस्ट के ऊपर मत आ जाओ, क्योंकि वो पोस्ट के ऊपर आने के बाद में आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें यही रहेगा कि ये सोसाइटी में जो भी सेल परचेस का कामकाज होता है तो मुझे मिलना चाहिए, उसके ऊपर मुझे कमीशन मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसे हो जाएगा। इसकी वजह से कानून ने, एक्ट में उसकी प्रोविजन की है। मतलब ये कभी कभी क्या होता है, हमारे हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी, जैसा कि आपने अगर बाकी कितनी लोग हैं अपनी कमेटी तैयार है, 7 करके 8 लोग थे ना, 8 लोग है ना, 6 + 2 बराबर है ना। हाँ, तो 8 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी बराबर है ना। 3 लोग समझो कि मतलब रिजर्व कैटेगरी के समझो कोई नहीं मिले होंगे तो वो पोस्ट वैकेंट रहेगी, कैसा मतलब 3 पोस्ट वैकेंट है, बराबर है। तो जो लोग समझो यहाँ कामकाज कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, इसमें ये 2 ग्रुप बन जाते हैं। 2 ग्रुप मतलब कैसे, चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर सत्ताधारी ग्रुप और ये बाकी के लोग अपोजिट ग्रुप। जैसा एमएलए एमपी उधर मतलब अधिवेशन में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, वैसा ये सोसाइटी में भी होता है। एक सोसाइटी में ऐसा एग्जांपल है ना कि सेक्रेटरी चेयरमैन को और ट्रेजरर को सोसाइटी के ऑफिस में आने नहीं देता, चाबी नहीं देता, क्या करता है ये सोसाइटी है। कोऑपरेटिव बैंक में आप जाओ, अगर जॉब करते हैं तो 8 घंटे के लिए जाओगे उधर, बराबर है। कुछ काम काज है तो बैंक में 2 घंटे के लिए जाओगे, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में अगर ऐसे ग्रुपिज्म रहेगा तो उसका असर, उसका परिणाम हमारे साथ साथ में हमारे पूरे परिवार के ऊपर, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे बच्चे हैं, लेडीज का को हल्दी कुमकुम का कोई ऐसा प्रोग्राम रहेगा तो भी वो ग्रुप का प्रोग्राम है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ये ग्रुप के प्रोग्राम में हम नहीं जाएंगे, बच्चे खेलते बैठे वो हमारे खिलाफ है, ये उसके। ऐसे वातावरण में रहते क्या फायदा है? यूनिटी होना चाहिए, यूनिटी यही हमारी पावर है। और इसके लिए हमारे साथ में क्या है, वो हमारे पास कानून भी क्या कहता है, कानून आप लोगों को यही कहता है कि आप कंप्लेंट लेके उधर ऑफिस में आने के बजाय ये एक्ट में और बायलॉज में जो नॉलेज है, जो गाइडलाइंस दी है, उसी के आधार पर जो प्रोविजंस है, उसी के आधार पर आपके लेवल के ऊपर आप चलाओ, क्योंकि आप सोसाइटी के मालिक है। अगर आप आपस में लड़ने लगे तो फिर हम यहाँ आएंगे और आपको कंगाल बना के जाएंगे। ये मौका हम क्यों नहीं देना चाहिए, इसके लिए ये एजुकेशन ट्रेनिंग होगा। तो हाउसिंग सोसाइटी में मैनेजमेंट कमेटी में आपस में लड़ाई झगड़े नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हाउसिंग सोसाइटी का जब एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना,
वो एनुअल जनरल मीटिंग में हाउसिंग सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी का कोई तो मेंबर इधर बैठने के बजाय मेंबर लोगों में जाके बैठता है और उधर से सवाल पूछता है। गलत है। मंथली मीटिंग में हम वहां है तो जो भी हम अपोजिशन में कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहो और वो उनको बोलो कि ये पॉइंट नोट डाउन करो, मिनट्स में आने दो। एनुअल जनरल मीटिंग में जनरल मेंबर ही कर सकते हैं, बराबर है ना? जब आप उनको ये समझाओगे कि ये मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी आपकी भी है, संयुक्त जिम्मेदारी आपकी है, ये जब उनको समझाओगे तो आपके समझाने से वो मानेंगे नहीं। लेकिन उनको जब बायला बायला नंबर 137, 138, 139, 140 पढ़ो और उसके बाद में ये आप ये करो, नहीं तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। चेयरमैन के अधिकार क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सेक्रेटरी के अधिकार क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट कमेटी की जॉइंट रिस्पांसिबिलिटी, मैनेजमेंट कमेटी ने कौन से बायलॉज के आधार पर कैसे कैसे कामकाज करना चाहिए, इंपॉर्टेंट बायलॉज है 137 टू 140। ये मतलब ये मैनेजमेंट कमेटी की बहुत जिम्मेदारी। इतना अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो ये इसके बारे में इतना नॉलेज हमको मिलता है कि हमारे लोगों की तरफ से कम मिस्टेक हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में हम अपना कारोबार निभाएंगे और हमारी सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी, शांतिपूर्ण सद्भावनापूर्ण सोसाइटी बनाने की संयुक्त जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। हम जब भी ऐसे लोगों को समझाएंगे, विसंवाद बढ़ाने के बजाय सुसंवाद बढ़ाएंगे, लोगों में यूनिटी बढ़ेगी, लोगों के आपस में एक दूसरे के साथ में सहयोग मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। ये सभी लोगों को समझाने की भी एजुकेशन मतलब मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ये सोसाइटी का कैसे चलाना चाहिए उसके बारे में बायलॉ नंबर 1102 टू 140 पूरा बायलॉ पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। बायलॉ नंबर 110 से 140 तक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट कैसे चलाना चाहिए इसके बारे में आपको डिटेल नॉलेज आपको मिलेगा, बराबर है। अभी यहाँ तक अपन आए, बहुत अच्छा कामकाज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मैंने कहा ना कि ऑडिट आने के बाद क्या पूछता आपको, रिकॉर्ड क्या होना चाहिए, कौन से रजिस्टर मेंटेन करने चाहिए, कौन से फाइल्स मेंटेन करने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि मेरे जैसा कोई आदमी है तो मैं अचानक यहाँ आए रहने के लिए, मुझे अचानक आप लोगों ने चेयरमैन बना दिया, मैं डरता हूँ क्या मुझे कुछ पता नहीं, आपने चेयरमैन बना, मुझे कुछ भी पता नहीं इसके बारे में। चार्ज हैंडओवर कैसे करना है, क्या लेना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है, क्या फाइल क्या, उसके बारे में कुछ पता नहीं। डरो मत, बायलॉ नंबर 141 142 देखो। 141 में पूरा सोसाइटी के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए कौन से रजिस्टर चाहिए, बुक्स चाहिए, सभी बुक्स की लिस्ट दे दी है 141 में। 142 में क्या है, 32 33 टाइप्स के फाइल्स है सब, इतना 31-35 फाइल लेके आओ सब नए फाइल, और सब फाइल उधर रखो और वो जो लिस्ट निकालो, उसमें जो 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 दे रहा है उसी के आधार पर वो फाइल के ऊपर स्टिकर लगाओ। ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करस्पॉन्डेंस, डेप्यूटी रजिस्ट्रार करस्पॉन्डेंस, मेंबर्स करस्पॉन्डेंस, मेंबर्स पर्सनल फाइल, ये लिखो उसके ऊपर और वैसे रिसीट एडमिट आपको करना होगा। करस्पॉन्डेंस के जो पेपर आए वो फाइल करके रखो, परफेक्ट काम आपका होगा। कौन से रजिस्टर मेंटेन करना है, क्या करना, सब कुछ डिटेल्स है उसमें। मतलब इसके लिए बाहर कुछ जाने की जरूरत नाही आहे। मराठीमध्ये असं म्हटलं जातं की तुझे आहे तुझं काशी बरी जागा चुकलास, बाहेर जाऊन तुम्ही शोधत बसाल तर तुम्हाला तो मिळणार नाही। तुम्ही इकडे तिकडे म्हणजे इकडे तिकडे फिरत राहू नका, तुमच्या मध्ये तो आहे त्याचा मधला आवाज ऐका आणि हाऊसिंग सोसायटीच्या बाबत तुमचा बायलॉ बघा आणि बायलॉच्या आधारे तुम्ही तुमचं काम करा। म्हणजे हे नॉलेज हे जरूरी है। एक्चुअली एक जगह पे ऐसा है, कल सोसाइटी में एक जगह में हम लोग गए थे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बैठे, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, उनका बेचारे का दोष नहीं है, डे टू डे उनका जो चल रहा है उसमें वो मास्टर है, इसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। अपन उनसे अपेक्षित भी नहीं कर सकते कि अरे सर आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, आपको पता नहीं है। क्यों पता नहीं, अरे उनका इसके साथ में कोई संबंध ही नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, एक जगह पे तो कलेक्टर मिले, मैंने सर बोला सर आप कलेक्टर हैं, तो बोले चक्कनशील कलेक्टर है तो मैं क्या ये थोड़ा के लिए देखता हूँ, मुझे भी बराबर है। लेकिन हम लोगों के लिए ऐसा कह के नहीं चलेगा। हम लोग मालिक है सोसाइटी की, हमारी प्रॉब्लम ये हाउसिंग सोसाइटी रिलेटेड है।
डे टू डे प्रॉब्लम है और वो सॉल्व करने के लिए बाहर से किसी को भी बुलाओगे तो उसके लिए ये देना पड़ेगा, खर्चा आपका बढ़ेगा। तो इससे अच्छा आपके प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बायोलॉजी पढ़ो। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है, बायोलॉजी पढ़ो, बायोलॉजी का स्टडी करो। हमारे पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, हम आपके साथ में है, कम से कम समय में बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, इसके लिए आज का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है। कम से कम समय पढ़ो, आपके सवाल का जवाब, आपके क्वेश्चन का आंसर, उसके बारे में उसी सोसाइटी के बायोलॉजी के बारे में कहाँ गाइडलाइन आपके मिलेगी, इतना ही मिलेगा। फंड के बारे में हमारा प्रॉब्लम है ना, पूरा बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं, 7 to 15 निकालो, बस इतना पढ़ो, उसमें हाईलाइट करो, छोड़ो। तो इसके लिए रजिस्टर कौन से मेंटेन करना है, 141, 142। इसके साथ साथ में अलग अलग छोटे मोटे दूसरे और प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट कमेटी के लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लेनर छोटी छोटी के बारे में भी कंप्लेंट करते हैं। अभी उसमें एक प्रोविजन है क्या, 1500 रुपीज से ज्यादा पेमेंट अगर है समझो, वो कैश पेमेंट नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है, नहीं होता है प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या करेंगे। लेकिन इसके बारे में कम से कम हमको मैनेजमेंट कमेटी को जानकारी होना चाहिए, बार बार ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, एक बार कोई अभी बाहर की कोई लेबर प्रोफेशनल लेके आए काम करने के लिए, उनका बैंक अकाउंट नहीं है, उनका 2-4 हजार का पेमेंट है, अपन दे देंगे, लेकिन बार बार ऐसे नहीं होना चाहिए। 5000 रुपीज से ज्यादा कैश इन हैंड हमारे पास हमेशा नहीं होना चाहिए। वो कभी कभी हम मिसयूज किया है, ऐसा आरोप हमारे ऊपर आ सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हमारे पास अगर कोई सोसाइटी में मैनेजर कामकाज करता है तो उनके तरफ से, अभी तो ज्यादा करके हाउसिंग सोसाइटी में कैश ट्रांजैक्शन होती ही नहीं पहले कैसे, अभी कोई ये नहीं, लेकिन पहले इसमें प्रोविजन है कैसा है कि अगर ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन हो रहे तो उनके पास कुछ सिक्योरिटी मतलब डिपॉजिट अपन ले सकते हैं क्या, उसके बारे में प्रोविजन है। तो ये समझो 141 to 147 तक ये सब जो आ गया, 17 तक, 141 to 147 तक आ गया। अभी उसके आगे क्या है, हमारे सोसाइटी का पूरे फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद में क्या बनाते हैं, हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। अलग अलग कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, लेकिन इधर इनकम एक्सपेंडिचर क्यों, इनकम एक्सपेंडिचर इसका भी कारण हम लोगों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। अरे अलग अलग जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते, इधर इनकम एक्सपेंडिचर क्यों। ये इनकम एक्सपेंडिचर ये है कि हमारी सोसाइटी प्रॉफिट अर्निंग सोसाइटी नहीं है, उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, ये बिजनेस का काम करने वाली सोसाइटी नहीं, ये सेवा देने वाली सोसाइटी, सर्विस। मतलब ये हाउसिंग सोसाइटी, हम लोग सभी मिलकर एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, उसके लिए लिफ्ट का चार्जेस, सफाईदार का चार्जेस, सिक्योरिटी वाले का चार्जेस, ये सब चार्जेस को हम सभी लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन करके खर्चा निकाल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और उसका जो पेमेंट हम दे रहे हैं, उसमें से जो बचेगा वो हमारे पास प्रॉफिट नहीं, वो रहता है क्या, सरप्लस। लेकिन फिर भी जैसे हमारी उम्र जैसे ज्यादा बढ़ती जाती है तो हमारी शरीर प्रकृति भी हमें साथ नहीं देती है, तो हमें मेडिकल चेकअप वेकअप सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी के आधार पर जैसे जैसे बिल्डिंग का लाइफ बढ़ता है, तो बिल्डिंग का लाइफ बढ़ने के बाद में बिल्डिंग कमजोर हो सकती है ना, तो वो कमजोर होने वाली बिल्डिंग के लिए समझो आगे चल के उसकी कैसी सुविधा मतलब प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसके बारे में भी हमारे पास कुछ फंड की जरूरत है ना। अचानक समझो कोई बड़ा काम निकला तो फंड हमारे पास होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। तो फंड, दूसरे तो फंड हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन फिर भी हर साल में अगर कुछ हमारे पास सरप्लस अमाउंट रहता है तो सरप्लस के में से कुछ बचा के रखो, वही हमारे फ्यूचर में काम में आएगा तकलीफ के समय में। तो इसके लिए क्या है, 25% ऑफ सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, बायलॉ नंबर 148, 149, 150। इसमें ये दिया है वो फ्यूचर के लिए, जैसा हम सर्विस करते थे पहले, सर्विस अभी भी करते हैं, तो समझो प्रोविडेंट फंड रहता है। प्रोविडेंट फंड का उद्देश्य क्या है, वही हमारे भाभी थोड़ा करके बचा के रखेंगे तो फ्यूचर में हमारे लिए सुरक्षित के लिए, भविष्य के लिए काम में आ जाएगा। उसी टाइप में 25% ऑफ सरप्लस शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, कौन कहता है, बायलॉ नंबर 148, 149, बराबर है, वो 148 टू 150 तक है। उसमें और एक पॉइंट आता है राइट ऑफ ड्यूज। राइट ऑफ ड्यूज मतलब कभी क्या होता है,
कि मैंने अभी 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 इलेक्शन में मैं चेयरमैन बन के आया हूँ, इसके पहले वो 15-20 साल से सोसाइटी चल रही है, लेकिन कुछ ऐसे अमाउंट है कि वो किसके है क्या कुछ पता नहीं लगता है। फिर क्या करना है, उसको अभी राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने का अधिकार हमें है क्या? एक्सपेंडिचर एक स्पेसिफिक लिमिट के बाहर करने का अधिकार सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी को नहीं है। स्पेसिफिक लिमिट तक है, लिमिट से ज्यादा जाने का है, एक्सपेंडिचर करना है तो प्रायर अप्रूवल ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग और स्पेशल जनरल मीटिंग शुड बी टेकन। इसी टाइप में जो राइट ऑफ ड्यूज ये करना है तो उसके लिए भी आपको स्पेशल जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग के प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। इसके बारे में जो प्रोविजंस क्या कहती है वो बायलॉज 148 टू 150 में आपको उसका गाइडलाइंस आपको मिलेगी। अभी उसके आगे हमारे ऑडिट, अभी ऑडिट हमारी सोसाइटी का ऑडिट करना है, लेकिन ऑडिट कौन करेगा? जनरली हम क्या कहते हैं कि ऑडिट करने के बाद में चार्टर अकाउंटेंट का नाम हमारे सामने आता है, लेकिन कोई अभी अभी चार्टर अकाउंटेंट हुए हैं तो वो चार्टर अकाउंटेंट हमारे सोसाइटी का ऑडिट कर सकते हैं क्या? जनरली हम लोग कहते हैं चार्टर अकाउंटेंट उधर कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें सभी चार्टर अकाउंटेंट ये हाउसिंग सोसाइटी का ऑडिट नहीं कर सकते। आप बोले क्या ऐसा कैसा हो सकता है? कोऑपरेटिव सेक्टर में कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑडिटर का एक पैनल गवर्नमेंट की तरफ से बनता है 3-3 साल में। जैसा अभी कल परसों एक पैनल की लिस्ट आई है, ऑडिटर का पैनल बनता है। वो पैनल के लिस्ट में अगर वो चार्टर अकाउंटेंट का नाम है तो ही उसके तरफ से आप ऑडिट कर सकते हैं। सिर्फ वो चार्टर अकाउंटेंट बन गया है इसकी वजह से उसके तरफ से ऑडिट नहीं कर सकते। चार्टर अकाउंटेंट की तरफ से ही ऑडिट करना जरूरी है क्या? हाउसिंग सोसाइटी के लिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए कोऑपरेटिव सेक्टर का एक डिप्लोमा एग्जामिनेशन है, जीडीसीएनडीए जो पास है। ऐसे जीडीसीएनडीए एग्जाम पास होने के बाद में जिनको कुछ साल का एक्सपीरियंस है, जो गवर्नमेंट के टर्म्स कंडीशन है उसी के आधार पर एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर उनका नाम अगर गवर्नमेंट के ऑडिटर पैनल के लिस्ट में अगर उनका नाम आया है तो वो जुडिशियरी वाले के पास से भी आप ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिटर के अपॉइंट कभी करते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग में ही ऑडिटर के अपॉइंट करना चाहिए। ऑडिटर के अपॉइंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एनुअल जनरल मीटिंग की लास्ट डेट 30 सितंबर है। 30 सितंबर होने के बाद में विदिन 1 मंथ में ऑडिटर के अपॉइंट किया है तो उसका नाम, उसके बारे में वो ऑडिटर को एक लेटर देना चाहिए और डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी एक लेटर देना चाहिए कि आने वाले मतलब 23-24 के लिए सो एंड सो मिस्टर एसवी चंदन छवित को हमने ऑडिटर करके अपॉइंट किया है, उनको डेप्यूटी रजिस्ट्रार का ऑफिस में ये देना चाहिए। अगर उनके पास में हमारा लेटर नहीं गए तो फिर जब ऑडिट का हमारा समय आता है उसके पहले फिर वो लोगों की तरफ से सोसाइटी के नाम से उनकी तरफ से ऑडिटर भेजते हैं। मतलब ऑडिट के लिए कैसे ऑडिटर क्या अपॉइंट करनी चाहिए? ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट क्या है? ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट ये कैसे बनाना है? वो फॉर्म कहते हैं जनरली हम बनाते हैं वो फॉर्म कैसे बनाना चाहिए, उसका फॉर्मेट क्या है, कभी बनाना चाहिए, कौन से मीटिंग में उसको अपलोड करना चाहिए, ये सब आपको 151, 152, 153 में ये सब ऑडिट के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। उसके आगे उसके आगे क्या है? छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है सब जो हमारे बिल्डिंग है। हमारे लिस्ट में एक सोसाइटी में गए थे, 25-30 साल हुए उस सोसाइटी की बिल्डिंग को, लेकिन उन्होंने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया उस सोसाइटी। क्या लेने की जरूरत है इंश्योरेंस के लिए? फालतू में क्यों खर्चा करने का? इसकी वजह से वो लोग इंश्योरेंस लेना है क्या नहीं लेना है, आपस में मतभेद हो सकते हैं। मुझे भी लगता है क्या इंश्योरेंस लेने का, अरे हमारे पास वो ये फ्लैट परचेज किया, इसका इंस्टॉलमेंट भरते भरते हम परेशान है, फिर इंश्योरेंस क्यों लेते हो? हम खर्चा बढ़ जाता है। लेना है क्या नहीं लेना है, इसके बारे में एक्ट क्या कहता है, बायलॉज क्या कहता है, वो देखो। 154 टू 161 तक आप चले जाओ, उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। इंश्योरेंस लेना जरूरी है क्या, कन्वेंस डीड कन्वेंस करना जरूरी है क्या, कन्वेंस डीड कन्वेंस करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट कमेटी की है। सोसाइटी की बिल्डिंग सेफ्टी रखने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट कमेटी की है। मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का कामकाज करने का है तो कैसे करना है, सोसाइटी के मैनेजमेंट कमेटी को रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बारे में चर्चा करने के लिए कहाँ तक अधिकार है। सब जो 25 मेंबर की जो हाउसिंग सोसाइटी वो मैनेजमेंट कमेटी 25,000 तक अपने अधिकार में कामकाज कर सकती है।
अप टू 50 मेंबर की जो सोसाइटी है 50,000 की लिमिट में अपने अधिकार में वो कामकाज कर सकती है। 50 से ज्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स जो सोसाइटी के है वो मैक्सिमम 1 लाख से तक मैनेजमेंट कमेटी अपने अधिकार में कामकाज कर सकती है। उससे ज्यादा कामकाज करने का है तो कामकाज नहीं करने का है, बंदा रहने का। तो बिल्डिंग गिर जाएगी तो कुछ भी हो जाएगा तो फिर भी जिम्मेदार किसको पकड़ेंगे? मैनेजमेंट कमेटी को ही पकड़ेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ गाइडलाइन है क्या? है। जिस टाइप में कामकाज करना है वो कामकाज के लिए सब जो स्ट्रक्चर ऑडिट करो, स्ट्रक्चर ऑडिटर के पास से अगर उसी टाइप का रिपोर्ट आया, कितना एस्टिमेट होता है, खर्चा कितना आएगा उसके बारे में ये आया, ये सब कुछ ये लो, लोगों के सामने रिपोर्ट रखो। लोगों के सामने मतलब कैसा लोगों को बुलाएंगे? बुलाओ स्पेशल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, उनका किसी तरफ से वो पूरा उनके सामने रखो, क्योंकि ये जो फंड है वो किसका है? वो लोगों का है, और जो खर्चा करने का है वो लोगों के लिए करना है और लोगों के फंड से करना है। लेकिन लोगों को उसको जानकारी अगर नहीं देंगे तो हम जिम्मेदार गुनहगार हो सकते। जो है लोगों को लोगों के सामने रखो। लोगों के सामने रखने के लिए क्या? मीटिंग में जाना है, एनुअल जनरल मीटिंग। अगर एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर तक पहुंच जाएगी और उसके पहले कामकाज करना है तो स्पेशल जनरल मीटिंग कॉल करो। तो इसके बारे में ये सब कुछ जानकारी 154 से 161 तक मतलब 65 तक, उसके साथ साथ में हमारे सोसाइटी में गार्डन है, गार्डन में सब जो पेड़ ये सब जो काटना नहीं चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे खेलते हैं, बच्चे को खेलने के लिए कुछ स्पेसिफिक टाइम टेबल हम दे सकते हैं क्या? उसके बारे में गाइडलाइंस है। हमारी जगह कोई दूसरा बाहर का के मतलब गलत तरीके से यूटिलाइज कर रहा है क्या? उसके ऊपर हम कुछ लगा सकते हैं क्या? ये कर सकते हैं, इसके बारे में गाइडलाइंस है। हमारे सोसाइटी में से कोई मेंबर कितना भी समझा हो लेकिन कोई सोसाइटी को कोऑपरेट नहीं करता है, वायरस का हमेशा उल्लंघन करता है, कानून मानता नहीं है, कुछ नहीं करता है, उसके ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं क्या? उसके कुछ स्टेप्स है। ये सब इसकी पूरी टोटल जानकारी आपको बायलॉ नंबर 165 तक आपको ये सब मिलेगी, लास्ट में 165 तक, बरोबर है। अभी उससे छोटे मोटे रेट समझो, अभी नोटिस है समझो, मीटिंग का नोटिस समझो। नोटिस पहले क्या था कि नोटिस हम जाके सिर्फ नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा देंगे, लेकिन नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाने से अभी आगे आगे जैसा सुधार हो रहा है, गवर्नमेंट कैसे कर रहे हैं। पहले इलेक्शन एक जमाने में ऐसा था, इलेक्शन कभी हुआ है कभी कुछ हुआ है पता ही नहीं करता था। पहले तो एनुअल जनरल मीटिंग में होता था, बराबर है। एनुअल जनरल मीटिंग में इलेक्शन शुरू हुआ, पहले क्या नोटिस एक बार हम नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई, पढ़ने का है तो पढ़ो नहीं तो निकल जाओ। अभी ऐसा नहीं, लोगों तक जाने नोटिस भेजने का कैसा तरीका है? क्योंकि पहले तो हैंड डिलीवरी दे दो, हैंड डिलीवरी के साथ साथ में समझो आप लोगों को मतलब बाय पोस्ट दे दो। लोग कहते हैं कि अरे बहुत सारे मेजर मतलब 50% से ज्यादा लोग हमारे सोसाइटी में रहते नहीं, ईमेल दे दो। मतलब किसी टाइप के नोटिस देना है क्या? ये सब छोटी मोटी चीजें उसमें है। अभी उससे आगे क्या होता है, कभी कभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के आधार पर, माहिती अधिकार के आधार पर कुछ लोग हमारे हर सोसाइटी के एक दो मेंबर ऐसे रहते हैं कि जितना हो सके मैनेजमेंट कमेटी को ज्यादा से ज्यादा पैसा कंप्लेंट दे रहा है। हमको कुछ पिछले 10 साल का ये डॉक्यूमेंट चाहिए, 15 साल का डॉक्यूमेंट चाहिए। अरे डॉक्यूमेंट देने के लिए सोसाइटी का मतलब वो झेरॉक्स ये सब निकालने के लिए खर्चा तो हो जाएगा ना। तो बायलॉ नंबर स्पेसिफिकली 171 क्या कहता है? पर पेज समझो ये इसका कॉपी है चाहिए तो एक पेज के लिए आप कितना चार्जेस लगा सकते हैं? 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, अलग अलग टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए बायलॉ नंबर 171 में डिटेल्स आपको दिया है। जो भी करना है वो कानून के आधार पर करना है, इतना ही करना है। लेकिन कानून के एक्ट के हमें जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। एक्ट पढ़ने के लिए आपके पास समय नहीं तो मत जाओ एक्ट के पास, कम से कम बायलॉज पढ़ो। आज का ये संदेश, आज का एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके लिए है, बायलॉज पढ़ो। सब प्रॉब्लम 100% सब जो सेटिस्फैक्शन में आपको लोगों को मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व आपके बायलॉज के आधार पर हो सकते हैं। तो उसके आगे क्या है? कंप्लेन। अभी 171 हो गया है, इसके बारे में कौन सा डॉक्यूमेंट्स के लिए कितना रुपीस चार्ज करना चाहिए, बराबर है। उसके आगे क्या है? कंप्लेन। अभी कंप्लेन मैनेजमेंट कमेटी के लिए 172 173 और इंपॉर्टेंट है। कैसे कंप्लेन आने के बाद में आपके पास कितना दिन में कितने समय में, मीटिंग होने के बाद में कितने दिन में आपने उनका डिटेल या जो भी कुछ आपने डिसीजन लिया है उसके बारे में उनको सूचित करना है। उसके बारे में स्पेसिफिक टाइम लिमिट है 172 173। तो उससे कंप्लेन किधर करनी चाहिए? अभी समझो हमारा कंप्लेन एमएससीबी के पास से रिलेटेड है, बराबर है, लेकिन वो हम डीडीआर में करेंगे तो क्या फायदा है उसका?
तो बायलॉ नंबर 174 में क्या दिया है, कौन सी कंप्लेंट किधर करो, मैनेजमेंट कमेटी के पास कौन सी कंप्लेंट करो, एनुअल जनरल मीटिंग के पास कौन सी कंप्लेंट करो, बराबर है, कोऑपरेटिव कोर्ट के पास कंप्लेंट कौन सी कंप्लेंट करो, सिविल कोर्ट के पास कौन सी कंप्लेंट करो, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास कौन सी कंप्लेंट करो। मैनेजमेंट कमेटी नहीं मानती है, एनुअल जनरल मीटिंग के पास जा, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं मानती है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार नहीं मानते हैं, डीडीआर के पास से भी आप सेटिस्फाइड नहीं है, डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार वहां से सेटिस्फाइड नहीं है, कहां जाओ, कमिश्नर के पास, कमिश्नर से पास सेटिस्फाइड नहीं है, आप मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कोऑपरेटिव सेक्रेटरी उनके पास जा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो मिनिस्टर के पास जाके भी फायदा नहीं है, उसको कोऑपरेटिव कोर्ट में जाना चाहिए, सिविल कोर्ट में जाना चाहिए। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको कहां जाना है, क्या करना है, इसके बारे में डिटेल पूरी जानकारी बायलॉ नंबर 174 में है। 175 में क्या है, बाय चांस अभी समझो हमारी सोसाइटी 15-20 साल की हो गई, जब कभी हमारा सोसाइटी का या हमारे कोई फ्रेंड का सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर क्या है, उसके लिए कौन से स्टेप्स है। कभी कभी क्या होता है, हमारे सोसाइटी में कोई भी ऐसे लोग हैं कि जो बिल्डर के साथ में मिलके रहते हैं, लीडर के साथ में मिलके रहते हैं, और क्या कर रहे हैं हम लोगों को बताते नहीं, हम लोगों को पता नहीं, लेकिन उसके बारे में प्रॉपरली कामकाज कैसे होना चाहिए, उसके बारे में कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है क्या, है, उसके बारे में कुछ प्रोविजन है क्या, है, कहाँ मिलेगी, बायलॉज में 175 के साथ में आप वो गवर्नमेंट का जो जीआर है, वो जीआर में स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट की प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कैसे ये करना चाहिए, उसी स्टेप के आधार पर कंप्लीट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी स्टेप से कामकाज करोगे तो उसके बारे में कंप्लेंट हो सकती है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो सकते हैं। इसके बारे में सब पूरी जानकारी इसमें, मतलब ये 175 का ये हुआ। अभी